वहाँ का यूथ है ना, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वो ना उग्रवाद में पढ़ना चाहता, ना स्टोन फ्लेटिंग में पढ़ना चाहता, ना वो किसी कंट्रोवर्सी में। वो अपना डेवलपमेंट चाहता। वो भी बाकी राज्यों की तरह जैसे बच्चे ग्रो करे, वो भी वही चाहते हैं। जो टूरिस्ट बहुत है वहाँ पे आज की डेट में भी। अगर आप विंटर स्पोर्ट्स की बात करें या विंटर में टूरिस्ट देखें ना, कितना टूरिस्ट है। ये बदलाव ही तो है ना, और क्या है। इसका जो श्रेय है एलजी साहब को जाता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है, हमारी इंडियन आर्मी को जाता है। नो डाउट हमारी जो जेकेपी, हमारे डीजीपी साहब के जो बड़े अच्छे अच्छे फैसले हैं उनको जाता है। अब वो पीएम पैकेज के जरिए अपने मसले हल कराना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पे सरकार का दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 37% जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में पिछले साल के बनस्पत जो है घटनाएं कम हुई हैं। वहीं 100 जो टेररिस्ट जहाँ रिक्रूट हुए थे उनमें से 75 के करीब जो है लश्कर तोयबा के थे। 17 जो हैं उसमें से जो हैं पकड़े गए हैं और 65 मार गिराए हैं। 18 अभी भी एक्टिव हैं। वहीं अलग अलग एजेंसियों की बात करें तो कहा जा रहा है कि स्टोन पेल्टिंग इस समय वादी कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। और स्टोन पेल्टिंग तो दूर की बात है, स्टोन पेल्टिंग की चर्चा का विषय नहीं है। वादी जो हमेशा शटडाउन के नाम से जानी जाती थी, आए दिन बंद की कॉल से जानी जाती थी, अभी बंद की कॉल भी बिल्कुल वहाँ पे बंद है। और वहाँ पे लगभग 90% के करीब जो है शांति स्थापित हो रखी है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा 1947 के बाद पिछले साल 2022 में वहाँ पे गए। इन सारी चीज़ों के साथ काफ़ी बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। और खासूसन तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर संभाग में, वादी कश्मीर में ज़्यादा देखा जा रहा है। लाल चौक की बात करूँ तो लाल चौक, जहाँ लाल चौक टावर हमेशा चर्चा का विषय रहा और पॉलिटिकल अखाड़े का भी एक केंद्र बिंदु है, चाहे 47 की बात करूँ या उसके बाद की बात करूँ। लेकिन जिस प्रकार से एब्रोगेशन आर्टिकल 370 से पहले वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे और बाकी झंडे चढ़ाए जाते थे, अभी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है। और अगर कोई झंडा वहाँ पे लहराया जा रहा है तो वह झंडा भारतीय झंडा है। और मैं आज आपको ऐसी ही एक महान विभूति से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने लाल चौक पे टावर के ऊपर झंडा, भारतीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा जो है फहराया और उन सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया जिन्होंने ये कहा था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनीता चांदपुरी की, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, जिन्होंने हाल ही में 15 अगस्त पे जो है वो लाल चौक में टावर के ऊपर झंडा फहराया। हालांकि लाल चौक पे झंडा फहराना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन टावर के ऊपर चढ़ के झंडा फहराया। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना बदलाव वादी के अंदर आ रखा है और क्या कुछ इनके द्वारा जो है वहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। मैम, सबसे पहले आपका ग्रेटर जम्मू में हार्दिक स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम लोगों को बड़ा सहयोग मिलता है कि अपनी बात, जो हमारी मन की बात होती है, लोगों तक पहुंचाए। आजकल मन की बात वैसे भी चर्चा का विषय बनी है। नहीं, वो तो अलग सी मन की बात होती है ना, जो हम कहना चाहते हैं तो वो आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाती है पब्लिक तक। मैं जिस तरीके से बात कर रहा था कि आपने वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को लहराया, कब लहराया और कैसे लहराया और टावर के ऊपर चढ़ के लहराया, उस समय कुछ ऐसे मन में क्या चल रहा था वो जरूर जानना चाहूँगा। देखिए, जब मेरे पास बात आई कि आपको लाल चौक पे राष्ट्रीय ध्वज लहराना है तो अपने में थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गई थी। हम 5 लेडीज़ थी, उसमें 3 जो थी वो कश्मीरी लोकल वहाँ की मुस्लिम हमारी बहनें थी, एक मैं थी और एक हमारे साथ एक और हिंदू बहन थी, और 5 लेडीज़ हम टोटल थी। और हमें बोला गया कि आपको लाल चौक पे ऐसे करना है, सुबह 7 बजे आपको लाल चौक पे ध्वज लहराना है। बड़ी खुशी हुई क्योंकि बचपन से एक सपना था कि कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। बहुत उत्साहित था मन, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था कि ऐसा करेंगे तो फिर क्या पता हमारे साथ आगे क्या होगा। लेकिन डर को परे रखा और हम तैयार हो गए। और उसमें हमें एक्चुअली इंडियन आर्मी का मैं जो धन्यवाद करती हूँ, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि हम लाल चौक के टावर पे पहुँचे और वहाँ पे ध्वज लहराया। और आज भी वो ध्वज वैसे का वैसा वहाँ लहरा रहा है। ये बहुत फ़ख्र की बात थी मेरे लिए कि मैंने अपने देश का ध्वज जो लाल चौक जैसे टावर पे, क्योंकि कोई फ़ख्र की बात नहीं थी। इससे पहले भी 26 जनवरी को आप देखेंगे तो वहाँ पे साहिल और साजिद ने किया था, बट मैं बीइंग ए माइनॉरिटी कम्युनिटी की, मैं एक
ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ या मैं किसी और अदर, बट मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूँ। 70 साल में पहली बार किसी हिंदू ने वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लहराया। ये अपने में हमें एक प्राउड फील कराता है कि हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को लाल चौक के घंटाघर पे आज भी वो लहरा रहा है। और जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी से बोलती ये आज भी देखते हैं वहाँ पे, जब उधर से जाते हैं आप देखते हैं उस ध्वज को? बिल्कुल, हम सल्यूट करते होंगे। बिल्कुल, हमने उस टाइम भी सल्यूट किया, आज भी सल्यूट किया, और इंडियन आर्मी की वजह से ही वो पॉसिबल हुआ। जब हमने वहाँ पे ध्वज लहराया, उन्होंने हमें वो जो वहाँ पे जो क्रेन हमें प्रोवाइड की गई, क्रेन में जैसे हाँ, मैं ये सफर जरूर जानना चाहूंगा। लाल चौक पे ध्वज फहराना अपने आप में नो डाउट की एक प्राउड मूवमेंट है, जैसे आपने कहा कि बचपन से ऐसा सोचा, लेकिन टावर के ऊपर चढ़ के ऊपर कैसे, मतलब कि कोई सीढ़ी लगी है, कैसे रास्ता क्या है? नहीं, देखिए सीढ़ी वीढ़ी नहीं लगी हुई है। सुबह का टाइम होता है, राष्ट्रीय ध्वज का एक टाइम होता है लहराने का, अपना एक वो शेड्यूल टाइम होता है। 7 बजे हम 6:30 7 बजे हम पहुँचे वहाँ पे, 5 लेडीज़ पहुँची और क्रेन आई फायर ब्रिगेड की, उसमें हम बैठे और हमें रस्सी वसी हमने साथ ली, सब कुछ हमारा जो प्राउड मोमेंट था वो सफ़र शुरू हो गया। क्रेन ऊपर चढ़ती गई और हम लोग ऊपर पहुँचे और उसके बाद हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज वहाँ जो लहराया और उसको इतनी मजबूती से बांधा कि कोई भी हवा का झोंका उसको छू ना पाए, और ऊपर वाले की दया से आज भी वो वैसे ही वहाँ पे है। और फिर क्रेन ने हमें नीचे लाया और उसके बाद हमारा चार चिनारी पे जो था राष्ट्रीय ध्वज लहराने का कार्यक्रम था। उसके बाद हमने राष्ट्रीय ध्वज लहराने के बाद कितना प्राउड मोमेंट आपको लग रहा था, क्या फीलिंग थी उस समय मन में? देखिए, जिस टाइम राष्ट्रीय ध्वज वहाँ हमने नीचे आए लहरा रहे थे तो हमें ना बड़ा अपने में प्राउड हो रहा था कि जहाँ पे कभी पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, जहाँ पे कभी ISI के झंडे लहराते थे, और जहाँ पे लोग एक प्रेस्टिजियस पॉइंट बना हुआ था कि लाल चौक पे झंडा लहराना। मोदी जी भी गए थे वहाँ पे? जी, सब गए थे। और उससे पहले हमारे ही भाई थे, हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, आज वो नहीं है हमारे पार्टी में, तो उन्होंने लहराया था। बट मेरे लिए प्राउड की बात ये थी कि क्योंकि मैं माइनॉरिटी से आती थी, और माइनॉरिटी जब हम बात ही सुनते हैं तो बहुत अपने में थोड़ा घबराते हैं, बट वो डर के आगे जीत हो गई। जब मैं इन सारी चीज़ों में बातचीत कहीं डिस्कस कर रहा था, पता चला कि आपने वहाँ पे जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, वो लहराया तो है ही, लेकिन बनवाए भी हैं वहाँ से जो लोकल लोग हैं। देखिए, जब आज़ादी अमृत महोत्सव चल रहा था, 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की कर रहे थे, तो एक इनिशिएटिव लिया गया वहाँ पे कि हम लोग मेड इन कश्मीर तिरंगा बनाएंगे। मेड इन कश्मीर तिरंगा बनाना वैली के अंदर इतना आसान नहीं था, और वहीं के लोकल लोगों से बनवाना, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बड़े सालों से काम कर रही हैं, और मेरे साथ वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है जो हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हम लोग इनके साथ जो काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं बनाऊंगी बिल्कुल, हम क्योंकि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उसमें भी हमारा जो इंडियन आर्मी का सहयोग था, बहुत अच्छा सहयोग था हमारे लिए, और हमने किया वहाँ पे। और सबसे बड़ी, जब हमने ध्वज मतलब हमने तिरंगा बनाया तो मैंने हवा कदल से बनवाया जो अपने आप में डाउनटाउन माना जाता है, और बांडीपुरा से बनवाया, और बारामूला से बनवाया। अब जो मेन मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो स्पोकन्स बनने थे, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे जो ध्वज जो हमारे तिरंगे बने वो उस पर छाप नहीं था, उस पर वो जो स्पोकन्स बने हुए थे वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड थे। कोई मतलब सब डर रहे थे कि हम कैसे करेंगे कैसे, लेकिन फाइनली ऊपर वाला हमारे साथ था, और हमने वहाँ पे पर डे के मेरे को लगता है कि 300 से 350 100 मतलब 350 ध्वज हम लोग बनाते थे, और फिर उनको पैकिंग करके फिर जहाँ से हमें उनको देना होता था हम देते थे। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि टावर की बात करें लाल चौक की, तो पहले पाकिस्तानी या दूसरे झंडे वहाँ पे चर्चा का विषय रहते थे। अभी राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा, बड़ा प्राउडली आपने वहाँ पे लहराया। उसके बाद झंडा, आपने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज था। तो ये बदलाव जो है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव तो है, बहुत बदलाव है। आर्टिकल 370 के बाद जो वहाँ पे एक आए दिन बंद रहता था, एक कॉल लगता था, पूरा कश्मीर बंद होता था। आजकल नहीं होता? नहीं, आजकल नहीं होता। आप जाते हैं वहाँ? बिल्कुल, मैं अभी 6-7 महीने के बाद, अभी 6 दिन पहले ही आई हूँ। कर्म भूमि है मेरी, छोड़ेंगे तो नहीं, और काम तो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई बंद रहता है या वहाँ पे कोई बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। और क्या बदलाव है? चलो जम्मू का तो हमें मालूम है, कश्मीर, वादी कश्मीर में क्या बदलाव?
वही मैं कह रही हूँ, वहाँ पे बच्चे एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों की जो, मैं यूथ की बात कर रही हूँ, जो अभी वहाँ का यूथ है ना, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वो ना उग्रवाद में पढ़ना चाहता, ना स्टोन फ्लेटिंग में पढ़ना चाहता, ना वो किसी कंट्रोवर्सी में। वो अपना डेवलपमेंट चाहता है। वो भी बाकी राज्यों की तरह जैसे बच्चे ग्रो करे, वो भी वही चाहते हैं, जो क्योंकि हम वहाँ यूथ के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वहाँ पे ये है कि नशा बहुत फैला हुआ है, क्योंकि वो भी एक दुश्मन देश की, क्योंकि ऐसे नहीं तो ऐसे उनको डिस्टर्ब तो करना है ना कहीं से। खैर, उसमें भी हमारा एक मिशन छिड़ा हुआ है, नशा मुक्त कश्मीर, जो मैं वहाँ अभी अभियान चला रही हूँ। पूरा 1 साल मेरा ये नशा मुक्त कश्मीर जो अभियान है वो चलेगा। 1 साल में 1.5 करोड़ टूरिस्ट अपने में इतिहास है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हर कोई सरकार यही कहती है। नहीं, मैंने देखा है आंखों से। हमें, अगर हम जाते थे कहीं मार्केट में, हमें चलने की जगह नहीं होती थी, उनकी पार्किंग तक की जगह नहीं होती थी। हम चलते ऐसे, मतलब हम सोचते थे कि पैदल ही चल पड़े। अपना लाल चौक ले लीजिए, अपना डलगेट साइड ले लीजिए, गुलमर्ग ले लीजिए, मतलब इतना टूरिस्ट। खूब घूमते हैं आप कश्मीर के अंदर, वो भी श्रीनगर के अंदर। बिल्कुल, हर जगह घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं। ये टूरिस्ट पे बता रहे थे। टूरिस्ट बहुत है वहाँ पे आज की डेट में भी। अगर आप विंटर स्पोर्ट्स की बात करें या विंटर में टूरिस्ट देखें ना, कितना टूरिस्ट है। ये बदलाव ही तो है ना, और क्या है। इसके पीछे गवर्नमेंट का ही हाथ है। जब तक गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया वहाँ पे, तब तक इतना जो है, नो डाउट की घटनाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन बेहतरी भी बहुत है। जो बदलाव आप गिना रहे हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? क्योंकि इस समय यहाँ पे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, एलजी साहब हैं और सेंटर से डायरेक्टली डील कर रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी के साथ जो है वो इस समय राब्ता है बीजेपी का, तो श्रेय किसको देंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है 2014 से एनडीए गठबंधन के साथ है, और हमारे इस टाइम यूनियन मंत्री भी है पार्टी में, पशुपति पारस जी, और हमारे एमपीज भी है पार्टी में। इसका जो श्रेय है एलजी साहब को जाता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है, हमारी इंडियन आर्मी को जाता है। नो डाउट हमारी जो जेकेपी, हमारे डीजीपी साहब के जो बड़े अच्छे अच्छे फैसले हैं उनको जाता है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को जाता है, जिन्होंने अपनी कड़ी नज़र अपनी कश्मीर पे मतलब रखी है, और आप हाल ही में विजिट भी करके गए हैं। बहुत सारी चेंजिंग्स है, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है, कि अभी बहुत सारा चेंजिंग होना बाकी है। आप इतने चीज़ें गिना रहे हैं बदलाव, लेकिन एक बड़ी चीज़, जो बड़ा बदलाव चर्चा का विषय बना है, वो टारगेट्स किलिंग जो शुरू हुआ था वादी कश्मीर में, जिसमें पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मुलाजमीन थे और डोगरा एम्प्लॉयज़ भी, जो धरना प्रदर्शन में 7 महीने से जम्मू के अंदर हैं। अब वो शिफ्ट जो है वो जम्मू संभाग में रजौरी में हाल ही में जो एक टेरर अटैक हुआ वहाँ पे देखा गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर बदलाव है तो यहाँ पे रोकथाम क्यों नहीं? टारगेट किलिंग तो वहाँ हो रही है। अब आप देखिए, वो खाली वहीं तक नहीं रुके, वो आप देख रहे हैं ना, जम्मू तक ही, कश्मीर तक ही नहीं रुके, अब तो वो जम्मू पहुंच गए। रजौरी तो ये हमारे बगल में है, वहां पे भी उन्होंने चुन के कार्ड वार्ड चेक करके। सबसे बड़ी बात है, इंसानियत तो वहां खत्म हो जाती है ना, जब वो 2 छोटे मासूम बच्चों के ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? जब इतना बदलाव है तो इस पर संज्ञान लेने में क्या दिक्कत? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा, संज्ञान बिल्कुल लिया जा रहा। अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा होता तो आए दिन इतने आप देखते हैं इनकाउंटर्स होते, इतने इनकाउंटर में मिलते मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। हाँ, एक चिंता का विषय जरूर है कि जो लिस्टें वहां पे एम्प्लॉयज की लीक हुई, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप मीडिया से है, कि फलानी जगह उधर पोस्टेड है, उसको टारगेट में लाया गया, जो कंटिन्यूस 3 लिस्टें आई। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा क्या बहुत हम लोग घबरा रहे हैं इस चीज़ से कि ये चीज़ें कहाँ से लीक हो रही हैं। इस पे हम बात करें अपने राज्य सरकार तो है, यूटी सरकार से, जो हमारे माननीय एलजी साहब से, और हमारे यहाँ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, या हमारे यहाँ पे जेके पुलिस के हमारे डीजीपी साहब है, उन या हमारी जो भी हमारी एजेंसीज काम करें कि इसको बहुत ही हद तक सीरियस लेना चाहिए। कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमों का ये कहना है कि अगर वह उनको मजबूर किया जा रहा है वहाँ जाने के लिए, उनके मसले का हल नहीं हो रहा रिलोकेशन डिमांड का, और अगर नहीं जाते हैं तो सैलरी बंद हो रही है, इस पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आप कह रहे हैं संज्ञान लिया जा रहा, लेकिन मुलाजिम कह रहे हैं नहीं लिया जा रहा। नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। देखिए 2022 में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो अभी तो मेरे को लग रहा 3 महीने से तो यहाँ पे जो जम्मू में वो बैठे हैं। हमने जब श्रीनगर से शुरू किया था, जब लाल चौक में शुरू हुआ था, ये बंटवारा पार्क में शुरू हुआ था, तब हम बिल्कुल इनके साथ होते थे, हम देखते थे। नो डाउट की फ्रेंड आज नहीं है, आज भी इनके साथ है। हम गए थे, अभी हमारे लीडर आए थे, संजय सराफ जी गए थे इनसे मिलने के लिए, वहाँ पे बात हुई थी। देखिए
क्योंकि ये मेरे बस की बात तो नहीं है, ना ये किसी लीडर की अभी बस की बात है, ये एक बहुत सुलझा हुआ मसला है जिसको सुलझाना है। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब या हमारे एलजी साहब के सिवा और कोई नहीं सुलझा सकता। मैं दावा करूंगी या अदर पार्टीज आके दावा करेगी कि वो सुलझाएगी, वो इन हमारे एम्प्लॉयज़ को गुमराह करने वाली बात है। ये बहुत ही सुलझा हुआ मसला है। उनकी जो सैलरी, उनको जो ब्रीदिंग पीरियड दिया गया था अगस्त तक का, ठीक है, अगस्त के बाद जो अभी तक की उनकी सैलरियां हैं या अगस्त से पहले भी, वो बंद कर दी गई है। ये गलत है, क्योंकि वो नहीं बोल रहे वो काम नहीं करेंगे, वो आज भी काम ही कर रहे हैं। देखिए ना, वो सुबह निकलते हैं, धरना पे जाते हैं, वो काम ही तो है, घर पे तो नहीं बैठे हैं, छुट्टी तो नहीं एंजॉय कर रहे हैं। वो बेचारे ठंड में, गर्मी में वहां धरना पे बैठे। मैं चाहे वो हमारे ST SC के हैं या चाहे हमारे वो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ के हमारे हैं, वो आज भी पिछले 3 महीने से धरना दे रहे हैं। और उसके बाद उस चीज़ को उनको बोला जा रहा है कि लीव में, वो 3 महीने लीव में कंसिडर करेंगे। ये वो तो उनके साथ नाइंसाफी है। आप धरने प्रदर्शन में आपकी पार्टी उनके साथ नहीं दिखी? नहीं, हम थे। हम जब कश्मीर से शुरू हुआ था हम थे। अभी जब संजय जी यहाँ आए थे, हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में गए। देखिए, हम धरना में बैठने से ही खाली कुछ नहीं होता है। जो हम लोग कश्मीर DUCOM से बात कर रहे थे, हम लोग LG साहब के, हमने जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर दौरे पे थे और हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे, मतलब कश्मीरी पंडितों की अपने, हमें नहीं बोला गया था कि आप हमारी बात करो, लेकिन हमने की, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य था। बीइंग ए कश्मीर फाइल्स पे क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर फाइल्स वो मूवी है, ठीक है, उसमें बहुत पनन कश्मीर का कहना कि हमने बनवाई थी। पनन कश्मीर ने अगर बनवाई थी तो फिर उनका कोई मकसद होगा उसके पीछे बनाने का। तो अगर जो वो मकसद है उनका, तो वो बताए ना। कश्मीरी पंडित के दुख को दुनिया तक पहुंचा दिया उन्होंने। कितनी देर से पहुंचाने की कोशिश करे, पहुंच गया। दुख ऐसे नहीं पहुंचा जाते, दुख कोई मूवी बना के नहीं पहुंचाया जाता। दुख होता है आप ग्राउंड पे काम करो कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं वो मानती हूँ। अगर कोई हमारा कश्मीरी पंडित या हमारे कोई बहन या हमारा कोई भाई मुसीबत में है, उसके लिए आप आगे आओ ना। मूवी बना के क्या अग्निहोत्री जी अपना ले गए, जो भी था TRP WRP वो सब कुछ। उनका ये भी कहना है कि अभी जो कंडीशन बनी है कश्मीर के अंदर, अनुपम खेर की चुप्पी और अग्निहोत्री की चुप्पी जो है, कहीं ना कहीं उससे वह खफा है। देखिए, अग्निहोत्री जी या अनुपम खेर की चुप्पी तो मैटर ही नहीं करती। यहाँ तो मसला कुछ और है। यहाँ तो हमारी टारगेट किलिंग्स हो रही है ना। दिल्ली में बैठ के अनुपम खेर जी डिसाइड नहीं, मुंबई में बैठ के अनुपम खेर जी डिसाइड नहीं करेंगे ना कश्मीर में ग्राउंड पे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद भी वो बात नहीं कर रहे हैं। कभी भी आपने देखा कोई सोशल मीडिया पे वो हमारे फेवर में कोई बात करे? आप मुझे बताइए, USA में कोई बैठा हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारा क्या है, हम बिखर गए हैं इस टाइम, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। और इसका फायदा जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उठा रही हैं, जिनके इतने 35 साल में मसले हल नहीं हुए, अब वो PM पैकेज के जरिए अपने मसले हल कराना चाहते हैं। इशारा किस तरफ? इशारा बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए PM पैकेज का जो है ना, ये मसला कुछ और है। ये हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई परेशान है, उनकी जान पे बनाई है। आप इसको किस साइड लेके जा रहे हो? आप उसको कश्मीर फाइल के साथ क्यों जोड़ रहे हो? आप उसको कश्मीर फाइल्स के साथ ना जोड़ो। उसने तो अपना बिजनेस जो करना था कर लिया, ठीक है। उसमें मैं कह रही हूँ 90% सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदारों ने भी वो दौर देखा है। मेरे मौसा जी की डेथ हुई है, मेरी मासी आज जानीपुर में रहती हैं, उसके पति को उसके आंखों के सामने गोलियों से पूरा छली कर दिया गया, ससुर को। वो हम रियलिटी बोल रहे हैं, वो रियलिटी है। लेकिन अब आप उसको PM पैकेज के मसले के अंदर घुसाओगे, वो तो बात नहीं है। मैं तो यही कारण है कि अभी तक आपने कहा काफ़ी बदलाव आया, उस बदलाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो कश्मीर को हुआ, तो अगर बाकी मसले PM पैकेज के मसलों के साथ जोड़े जा रहे हैं तो अभी तक उनका कोई हल नहीं हुआ। देखिए, PM पैकेज का मसला अलग है, उसको कश्मीर फाइल्स के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि PM पैकेज का जो मसला है, सबसे पहले ये हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जाके वहाँ उनको माइंड वॉश करी, उनका सेटअप अलग करी है। वो गलत बात है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मसला है, क्योंकि एक बंदे को आप बोल रहे हो आप जाओ और वहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भैया, जब जान बचेगी तभी तो सब कुछ है। और उसके बाद आप उनकी सैलरियां बंद कर रहे हो। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपने कहा कि दौर बदला है कश्मीर के अंदर, वहाँ खुशहाली आई है, अमन आया, 1.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं, फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज जो हैं वहाँ बनाए गए हैं, लहराए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी मान रहे हैं कि टारगेट स्किलिंग का मसला भी जो है बड़ा है। देखिए, वो तो दुश्मन देश की हमारी साजिश है ना, वो तो शांति से, क्योंकि वो सबसे पहले जब आप देखिए 90 के दौर में टारगेट कौन हुआ?
माइनॉरिटी कम्युनिटी हुई ना। तो आज भी अगर वो हम वहाँ जा रहे हैं तो उनको खतरा लग रहा है ना कहीं कि उनके जो इरादे हैं, जो उनके मंसूबे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। हमारी जो एजेंसीज है, हमारे जो आर्मी है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारी जो पुलिस है, वो कहीं ना कहीं उनके इरादों को नष्ट, मतलब लगभग खत्म ही हो गया था ना। अब वो फिर वही चाहते हैं। ये खाली अब हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, राजौरी वाले तो पीएम पैकेज के हिस्सा नहीं थे ना, वो 2 मासूम बच्चे तो पीएम पैकेज के हिस्सा नहीं थे ना। उनके लिए मैटर करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में है, उसके लिए मैटर करता है। हाँ कि मैं बात करूं वादी कश्मीर की, तो एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल और 35(a) के बाद जो है वहाँ पे खुशहाली लौटी है। स्टोन पेल्टिंग, बंद कॉल और वहाँ पे बाहरी मुल्कों के जो झंडे लहराए जाते थे, आज की डेट में वो चर्चा का विषय ना होते हुए राष्ट्रीय ध्वज एक प्रेस्टीज इशू रहता है। जिस प्रकार से अनीता जी हमसे बातचीत कर रहे थे कि लाल चौक पे टावर के ऊपर ध्वज लहराना अपने आप में एक प्रेस्टीज इशू है, वो लहरा रहा है। और उसको अगर किसी ने लहराया है तो वो अनीता चांदपुरी जी हैं, और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को बनाया भी है। हालांकि जब बदलाव आया, खुशहाली की बात हुई, लेकिन टारगेट स्किलिंग का मसला भी सामने आया। जब पीएम पैकेज और डोगरा एम्प्लॉय रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके मुद्दे को इनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाकी मुद्दों को जो है पीएम पैकेज के मुद्दों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। यही एक बड़ा कारण है कि 7 महीने के बाद भी उनके बातों के ऊपर किसी प्रकार का एक ठोस संज्ञान नहीं लिया गया और उसके ऊपर कोई आउटकम नहीं है। बहरहाल आप क्या सोच विचार रखते हैं और इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।